In previous lecture, we discussed the three-stage model, and today we will discuss the next model, that is the Japanese model JIT, just in टाइम। आप सबको पता है जो जापानीज है उनकी क्वालिटी बहुत हाई होती है, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ही हाई होती है। जबकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हालत थी जापानीज की, वो एक तरह से बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन में थे। इवन उन्होंने अमेरिका से भी हेल्प ली थी और अमेरिका ने बहुत सारे साइंटिस्ट भी वहाँ भेजे थे उनकी इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करवाने के लिए। तो उन बहुत सारे उस टाइम पे वहाँ पर बहुत सारी इनोवेशंस हुई, बहुत सारी जो मैनेजमेंट में है चेंजेस लाए गए जापानीज़ जो टेक्नोलॉजी है उसको हाई करने के लिए। तो एक तरह से जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो स्टार्ट हो गई थी। तो जो जापानीज़ है उन्होंने मेन फोकस किस चीज़ पर किया? ऑब्वियसली मैंने इंटेलिजेंट बच्चा होता है और एक एवरेज बच्चा होता है। फिर भी जो एवरेज बच्चा होता है वो उस इंटेलिजेंट बच्चे से पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करके और जॉब करने लग जाता है, जबकि इंटेलिजेंट बच्चा नहीं कर पाता है। तो मे भी कहीं ना कहीं क्या रही है, उनके मैनेज करने में प्रॉब्लम रही है कि टाइम को, क्वालिटी को वो अच्छे से मैनेज नहीं कर पाया और वो बच्चा अच्छे से मैनेज कर गया। तो माइंड इट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, इवन किसी भी पर्सन की सक्सेस और फेलियर के पीछे हमेशा राइट मैनेजमेंट होती है। ठीक है, अगर आपकी मैनेजमेंट राइट है देन आप सक्सेस की तरफ जाएंगे, अगर आपकी मैनेजमेंट रॉन्ग है तो आप फेलियर की तरफ जाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग जापानीज ने बहुत एम्फेसाइज किया है, किस पर? मैनेजमेंट पर। दैट हाउ टू मैनेज द थिंग्स, कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए चीज़ों को कैसे मैनेज करें। और उसी के रिगार्डिंग जस्ट इन टाइम को इंट्रोड्यूस किया है। इवन 1970s से ये इसको अप्लाई करते हुए आ रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट दैट व्हाट इज द जस्ट इन टाइम इन एक्चुअल वे। इट्स नॉन एज द इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम ऑफ ओवरऑल एनवायरनमेंट, कि एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंडर किस तरह से चीज़ों को कंट्रोल में किया जाए कि जो इफ़ेक्टिवनेस है वो हमारे सामने आए और जो प्रोडक्टिविटी और बेनिफिट हैं वो अच्छे रहें हमारे। तो जो मेनली जो जस्ट इन टाइम है वो फोकस करता है दो चीज़ों पर, दैट इज़ रिक्वायरमेंट एंड JI डोका, जो कि एक जापानीज वर्ड है कि एक प्रोसेस पे अपने आप पे बहुत अच्छे से ध्यान दे, यानी कि इट्स सेल्फ प्रोसेस, सेल्फ रिक्वेजाइजेशन, यानी कि अपने प्रोसेस पे जो इवन जो प्रोसेस चल रहा है उस पर बहुत ही ध्यान दिया जाए। तो जस्ट इन टाइम मेनली क्या है? एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, कि वेस्ट को कैसे एलिमिनेट किया जाए। जैसे डॉक्टर क्या करते हैं, किसी पेशेंट को डायग्नोस करते हैं, पहले टेस्ट करते हैं कि उसको क्या हुआ है एक्चुअली में। जब उसकी डिजीज़ पता चल जाती है तो क्या करते हैं? ऑब्वियसली ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। डोंट फॉरगेट दिस थिंग, ट्रीटमेंट। तो एक तरह से जो हमारी जस्ट इन टाइम है, दिस इज ऑल्सो नोन एज ए ट्रीटमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस। आर यू गेटिंग? जैसे डॉक्टर ट्रीट करता है एक पेशेंट को, ऐसे ही हमारा जस्ट इन टाइम ट्रीट करता है एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को। हाउ? अब आप सोच रहे होंगे हाउ इट इज पॉसिबल। सो लेट्स डिस्कस। इट एलिमिनेट द वेस्ट। हमारा जो जस्ट इन टाइम है एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, यानी कि जब वेस्ट हो रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो हमारा क्या वर्क करता है? जस्ट इन टाइम एज अ ट्रीटमेंट वर्क करता है, एज अ प्रिकॉशन वर्क करता है। तो हम याद करते हैं इसकी 7 डिजीज़ को। तो यहाँ पर जो जापानीज़ है उन्होंने इंट्रोड्यूस की हैं 7 डिजीज़ की 7 बीमारियां होती हैं मैनेजमेंट में, जिसको कि किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है, जिससे मैनेजमेंट को बाय द JIT। और वो क्या है? वर्ड ऑफ द डे, WOD। ये सिर्फ ट्रिक है या लर्न करने के लिए। WODIM। आप क्या बोलते हैं? वर्ड ऑफ द डे आपका हमेशा क्या होना चाहिए? यस आई एम। कोई आपको बोले कैन यू डू दिस? यस आई एम। तो हमेशा याद रखना यस आई एम, मैं हूं। क्योंकि अच्छा करेंगे बुरा करेंगे, अपना काम आपको ही करना है। तो आपका वर्ड ऑफ द डे क्या होना चाहिए? आई एम। और उसको पावर में लाने के लिए डबल कर देते हैं। ठीक है, रेज टू द पावर 2। आई टू एम टू। सो वर्ड ऑफ द डे आई एम टू। तो इसको याद रखना, सिर्फ इन 7 डिजीज को रिमेंबर रखने के लिए मैंने ये ट्रिक बनाई। W waiting, O stands for the overproduction, D stands for the defects, I stands for the inventory, and second I stands for the itself. Then the M stands for the motion and second M stands for the movement. So for just for the remembering these disease,
I just make this trick. Now let's discuss waiting. वेस्ट ऑफ वेटिंग. अब वेस्ट ऑफ वेटिंग से कैसे बचा जा सकता है? जस्ट इन टाइम के थ्रू, ऑब्वियसली, कि आप किसी भी कस्टमर को किसी चीज को वेट ना कराएं. ठीक है, तो वेटिंग से बचने के लिए हमें जस्ट इन टाइम लगाना चाहिए. जस्ट इन टाइम, आप जैसे इसका नाम ही है आपको बता रहा है इसका मीनिंग, जस्ट इन टाइम, कि जो राइट टाइम पर वर्क हो और राइट प्लेस पर हो, कि जहाँ पर जिस टाइम जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उस टाइम पे वही वर्क किया जाए. अब सपोज करो आप फर्स्ट क्लास में खड़े हैं और आप पढ़ा रहे हैं 10th क्लास का टॉपिक. वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एनर्जी, कितनी सारी चीज़ों को आप वेस्ट कर रहे हैं. तो ये क्या है? वेस्टेज है. तो इससे बचने के लिए सेकंड हमारा आता है ओवर प्रोडक्शन. किसी भी चीज का ओवर प्रोडक्शन करना. अब आपको चाहिए थे प्रोडक्ट 40 और आपने प्रोड्यूस कर दिए, मैन्युफैक्चर कर दिए 100. तो जो 40 हैं वो क्या हो गए आपके लिए? वेस्ट हैं. मे बी आगे कस्टमर उनको डिमांड करे ना करे, और कर भी ले, तो आपको जब तक वो डिमांड आएगी तब तक उनको संभाल कर रखना है, उनको मेंटेन करना है. मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ेगी आपकी. इसी तरह से अब आप सोचेंगे ओवर प्रोडक्शन को एजुकेशन में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं. हो सकता है, अब सपोज करो आपके स्कूल में बच्चे 400 हैं और आपने बेंचेस मंगवा लिए 700. आर यू गेटिंग? तो जो 300 आपने एक्स्ट्रा बेंचेस मंगवाए, अब करंट में उनकी कॉस्ट गई. अब मेंटेनेंस कॉस्ट जो है अलग से जाएगी. उनको स्पेस अलग से चाहिए है रखने के लिए. ठीक है, तो रूम्स की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी. तो क्या है, ओवर प्रोडक्शन को से हमेशा बचना चाहिए अगर प्रोडक्टिविटी हमें हाई रखनी है और रिजल्ट हमें सेटिस्फेक्शन वाला देना है कस्टमर के. तो प्रोडक्ट ओवर जो प्रोडक्शन है उसको नहीं होने देना चाहिए कभी भी. वेस्ट ऑफ डिफेक्ट्स, जो डिफेक्ट्स हैं उनसे बचना चाहिए. डिफेक्टिव, अब एजुकेशन से इसको अगर रिलेट करें तो क्या है डिफेक्टिव? जो मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं. अब एक बार टीचर ने क्लास में पढ़ाया और उसके बाद अगर इवेलुएट करती है क्लास को, तो अगर 80% क्लास का रिजल्ट अच्छा नहीं है, इट मीन्स कहीं ना कहीं टीचिंग में प्रॉब्लम है. सपोज करो 1 2 3 और 4 इतने अगर स्टूडेंट निकलते हैं जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं है, तो मे बी उन्होंने खुद मेहनत ना की हो, हार्ड वर्क ना किया हो, या उनमें कोई इंडिविजुअल डिफरेंस की वजह से, या स्लो लर्नर हो, मे बी रीजन हो सकता है. बट अगर 80% क्लास रिजल्ट नहीं दे रही है, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी टेक्निक में, टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है. तो जो डिफेक्ट्स है उनसे, जो वेस्ट है डिफेक्ट्स का, उनसे बचना चाहिए. सेकेंड वन इज इन्वेंट्रीज. इन्वेंट्रीज जैसे कि हम ऑलरेडी एग्जाम्पल में और प्रोडक्शन के में पढ़ चुके हैं कि जो स्टोरेज है, अब आप स्टोरेज रखेंगे तो क्या होगा, जो मेंटेनेंस कॉस्ट के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, उन जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए सिक्योरिटी गार्ड भी रखने पड़ेंगे. तो जो इन्वेंट्री है उस पर खर्चा भी अलग से आएगा, उसके एक्सपेंसेस भी एक्स्ट्रा होंगे. तो इस वेस्ट से बचना चाहिए. नेक्स्ट वन इज वेस्ट ऑफ प्रोसेस इटसेल्फ. खुद जो प्रोसेस चल रहा है उसको वेस्ट से बचाना चाहिए, कि प्रोसेस एक्चुअल में टाइम पर है या नहीं है, प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. अब मान लो मार्च के एग्ज़ाम, जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं ऐसे 2, आप अक्टूबर में ले रहे हैं. अब बच्चे का सिलेबस कंप्लीट नहीं है, पेरेंट्स जो हैं उनका माइंड सेट नहीं है, साइकोलॉजिकली वो रेडी नहीं है, क्योंकि उनका एग्ज़ाम नॉर्मली मार्च में होते हैं. तो जो प्रोसेस है वो टाइम टू टाइम चलना चाहिए प्रॉपर तरीके से, यानी कि जिस टाइम जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसी टाइम उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए. उसके बाद बात करते हैं मोशन की. अब मोशन में क्या आएगा कि आप एक जगह से दूसरी जगह, मान लो आपका स्टॉक आप यहाँ रखते हैं और आपकी शॉप बहुत दूर है, तो या फिर मैन्युफैक्चरिंग जो आपकी इंडस्ट्री है वो वहाँ है, रॉ मटेरियल आप इतना दूर रखते हैं, तो कितनी कॉस्ट लगेगी. इवन डेली जो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है वो भी ज़्यादा लगेगी. वहाँ पर आपको अलग से जो है मैन पावर चाहिएगी उसको मेंटेन करने के लिए, सिक्योर करने के लिए. तो ये क्या है, वेस्टेज है. अब आप कहेंगे एजुकेशन में मोशन का क्या, बहुत बड़ा रिलेशन है. अब 40 मिनट का आपका पीरियड होता है. सपोज करो किसी, भाई वो तो डिपेंड करता है किसी स्कूल में 35 40 45, बट एवरेज 40 to 45. तो अब आपका कंप्यूटर लैब है वहाँ पर स्कूल के कोने में जाके, आपकी क्लास है उधर जाके 3rd फ्लोर पे. आप पहली क्लास से लेक्चर फिनिश हुआ,
टीचर निकलने में 1 से 2 मिनट में भी लगा दिया, उसके बाद दूसरे टीचर को आने में टाइम लग गया 1 और 2 हार्डली मिनट्स। उसके बाद आप लोगों ने बुक और नोटबुक भी निकालेंगे आपके बच्चे, उसके बाद लाइन भी बनाएंगे बच्चे, उसके बाद मूव मूव करके वो कंप्यूटर लैब तक भी जाएंगे, उसके बाद अपनी अपनी कंप्यूटर को ऑक्यूपाई भी करेंगे अपने अपने स्पेस को। तो हार्डली आपके पास कितना टाइम बचेगा, मैक्सिमम 10 और 15 मिनट्स। तो डेली आप कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको यूटिलाइज करने की बजाय क्या हो रही है, वहाँ वेस्टेज हो रही है। तो जस्ट इन टाइम वो सब सिखाता है हमें। उसके बाद बात करते हैं मूवमेंट की, जो कुछ कुछ हमारा मोशन से रिलेटेड है, कि जो मूवमेंट है, जो प्रोसेस है, वो टाइम पर होना चाहिए। जो मूवमेंट है किसी भी प्रोसेस की, वो अगर टाइम पर नहीं होगी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। सपोज करो कस्टमर ने डिमांड किया है आज हमें, और हम उसको प्रोडक्शन जो है वो होने के बाद जो प्रोडक्ट है वो तैयार करके देते हैं बाद में। अब सपोज करो, अब ट्रीटमेंट की ज़रूरत पेशेंट को आज है, लेकिन उसकी तरफ हम चल कब रहे हैं, 10 दिन के बाद। भाई जब ट्रीटमेंट अब चाहिए है तो आप वेट कैसे कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। तो जो ये सारी चीज़ें हैं, ये 7 जो क्या होती हैं, डिजीज़ होती हैं किसी भी मैनेजमेंट की, तो इनको फाइंड आउट करके इनको रिमूव करना जस्ट इन टाइम का वर्क है। इसीलिए यही रीज़न है कि इसको एजुकेशन में इंक्लूड किया गया है, क्योंकि ये क्या करता है मेनली, अब जो टीचर है वो पढ़ाती रहें, लेकिन वो ये ना देखें इवैल्यूएट करने के बाद कि उसकी टेक्निक जो हैं उसमें कहीं कमी तो नहीं है, कहीं बच्चों के जो इफ़ेक्टिव लर्निंग होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही हैं, या वो प्रॉपर टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर पा रही हैं टीचिंग लर्निंग को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। तो क्या करता है, जस्ट इन टाइम जो है उसको इंट्रोड्यूस कराता है उस चीज़ से कि ये चीज़ है वेस्ट, तो इसको रिमूव किया जाए। क्योंकि जस्ट इन टाइम को अगर एक वर्ड में हम इसके मीनिंग को देखें तो इसका मीनिंग क्या है, रिमूव दैट थिंग्स दैट आर अनवैल्यूएबल। जिस चीज की वैल्यू नहीं है, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अनवैल्यूएबल चीज़ों को रिमूव करना इज नॉन एज द जस्ट इन टाइम। सपोज करो एक टीचर है, बहुत ही हार्ड वर्क कर रही है बच्चों के साथ, बहुत ही एक्टिविटीज़, बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है, लेकिन फिर भी वो इफ़ेक्टिव लर्निंग नहीं दे पा रही है, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट को इफ़ेक्टिव नहीं बना पा रही हैं। तो उस चीज़ का जस्ट इन टाइम के सामने कोई भी वैल्यू नहीं है। जिस चीज़ के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट फिर भी उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो वो अनवैल्यूएबल है हमारे लिए। जब हम स्टूडेंट को लर्निंग ही नहीं दे पाए तो क्या फ़ायदा है कि हमने कितना भी हार्ड वर्क किया हो। तो जो जस्ट इन टाइम है वो हमें मेनली क्या सिखाता है, कि रिमूव द थिंग्स दैट आर अनवैल्यूएबल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको विंटर में एसी दिया जाए और समर में आपको बहुत ही सुंदर सुंदर और कार्डिगन दी जाएं, वुलन जो क्लॉथ्स है वो प्रेजेंट किए जाएं, तो ये आपके लिए क्या होगा, सेटिस्फेक्शन वाला और वैल्यूएबल नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम पे आपको उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जस्ट इन टाइम सिर्फ क्या सिखाता है कि टाइम जिस चीज का है उसी को यूटिलाइज किया जाए, उसी पे फोकस किया, टाइम की डिमांड के अकॉर्डिंग हम बच्चों को कैसे पढ़ाएं, कितना सिखाएं, किस लेवल पे सिखाएं। 3rd क्लास के बच्चे को हम 10th का ना पढ़ाएं, 10th क्लास के बच्चे को हम 2nd के स्टैंडर्ड का ना पढ़ाएं, ठीक है। जिस टाइम पे जो डिमांड है उसी टाइम पे उस डिमांड को फुलफिल किया जा सके, जस्ट इन टाइम हमारी अप्रोच जो है इस पर वर्क करती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जस्ट इन टाइम अब आज की हमारी रिक्वायरमेंट है ऑनलाइन क्लासेस की, क्योंकि जो आप सब जानते हैं कि वायरस की वजह से जो स्कूल्स हैं वो सब बंद हैं, और बच्चे क्या हैं, स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, तो टीचर्स क्या कर रहे हैं, डिमांड पर, क्योंकि ये टाइम की डिमांड है। तो अगर आज ये इनको पता है, नॉलेज है टीचर्स को, बट फिर भी ये आज क्लास ना देकर जब हमारे स्कूल रीओपन हो जाए उसके बाद अगर ऑनलाइन क्लासेस देते हैं तो उसकी क्या वैल्यू होगी। तो इस एग्जाम्पल से भी इसको ध्यान रख सकते हैं। तो जस्ट इन टाइम हमें सिर्फ क्या सिखाता है, जो प्रोसेस है वो स्मूथली चलना चाहिए, जो प्रोडक्शन है वो ओवर लोड नहीं होना चाहिए, ओवर जो है प्रोडक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, इन्वेंट्रीज नहीं होनी चाहिए कि आपने बहुत सारी बुक्स मंगवा ली हैं, मे बी सीबीएसई ने उसको आगे जो है कुछ चेंजेस आ गए हैं सिलेबस में, और आपने अपडेटेड जो है बुक्स को नहीं मंगवाया, पहले ही ऑलरेडी आपके पास स्टॉक था पुरानी बुक्स का, तो ये क्या होगा, वेस्ट होगा।
जो इन्वेंट्री है, तो वेस्टेज ऑफ इन्वेंट्री का एग्जांपल है ये। तो स्कूल में कितनी ही सारी चीज़ें हैं जिनको जस्ट इन टाइम के थ्रू ही मैनेज किया जाता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर द सक्सेस ऑफ द एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सो होप आपको ये सब समझ आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने न्यू टॉपिक के साथ।